हमारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको हमेशा की भांति आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत लाते हैं बाबा साहब का हुबहू क्रम में आज हम लेकर आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का एक शानदार स्पीच जो बाबा साहब का यहाँ पर पेज नंबर 345 पर है। विषय हम आपको बता दें, बाबा साहब कहते हैं कि आपकी कुटिया बचेगी तो लोग आपके शरण में आएंगे। संगठन की बात हो रही है, राजनीतिक दल की भी बात हम कर सकते हैं। आपका स्वयं का राजनीतिक दल होगा तो लोग आपकी शरण में आएंगे। आपका स्वयं का घर आपका मजबूत होगा, लोग आपके घर में आएंगे, शरण लेंगे लोग। यही कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा साहब कि यदि आपका संगठन मजबूत होगा तो निश्चित है कि लोग आपके संगठन से जुड़ेंगे। संगठन के बारे में क्या और कुछ बाबा साहब कह रहे हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग देखेंगे कि बाबा साहब नेतृत्वकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन यदि वर्तमान परिदृश्य में हम लोग देखें और हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि बाबा साहब अगर हमारे बीच में हो इस समय तो हम जीवन पर्यंत उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। लेकिन जब बाबा साहब कार्य कर रहे थे संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में तो उनके सामने किस तरह की समस्याएं खड़ी हो गई। एक समय ऐसा भी आया कि जब बाबा साहब को नेतृत्वकर्ता के रूप में किस तरह की कठिनाइयां फेस करनी पड़ी, आज के इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ उन परिस्थितियों में बाबा साहब ने क्या समाधान दिया। यदि हम में से कोई भी यदि संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मिशनरी साथी है या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको पूरा देखना चाहिए, अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत बड़ी सीख देगा कैसे हमें संगठन और राजनीतिक दल को मजबूत रखना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। तथागत बुद्ध के सुंदर से विचार के साथ बाबा साहब का देश से लोगों को नैतिक और सामाजिक बनाना है। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है वो द बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से 1954 में 26 से 27 अक्टूबर को मुंबई प्रदेश अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अधिवेशन के पहले ही दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अधिवेशन में उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उसी दिन आयुष्मान RD भंडारे ने डॉक्टर बाबा साहब की अनुमति से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी और शाखाओं का विसर्जन कर नए चुनाव लिए जाएं, ये प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का पुणे के आयुष्मान RRA भोले ने समर्थन किया। तालियों की गड़गड़ाहट में ये प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हुआ। इस प्रस्ताव के कारण फेडरेशन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा कुछ देर तक कम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिषद के विद्यमान पदाधिकारियों की नियुक्ति 1945 में हुई थी। तब से वे अपने पद पर कुंडली मारकर बैठे थे, जिस कारण अन्य कार्यकर्ताओं में बेचैनी फैली हुई थी। 6 माह के भीतर नए चुनाव होने वाले हैं। पहले दिन यानी 26 अक्टूबर 1954 को परिषद का मार्गदर्शन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जिस कारण से इस सभा का आयोजन किया जाना था वह बात शायद इस सभा के व्यवस्थापकों को समझ नहीं आई। अगर वे समझते तो आज जो ये सभा खुले में होने के बजाय कहीं गुप्त स्थान पर इसका आयोजन वे करते। मैं कार्यकर्ताओं को कई बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन वे गुप्त तरीके से बताना चाहता हूँ। अब जो मुझे कहना है वह मैं साफ तौर से नहीं कहूँगा, उसका केवल अभिप्राय ही बताऊँगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में जो गंदगी मची है उसे उगाड़ने का मेरा मन था। महापालिका की नालियां जब भर जाती हैं उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में गंदगी मची हुई है। गुप्त तरीके से इस गंदगी को हटाना चाहिए था। सामान्य साथी, संगठन चलाते वक्त, पार्टी राजनीतिक दल चलाते वक्त इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की राजनीति को 1919 से शुरुआत हुई। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात यहाँ पर हो रही है, जिस संगठन के बैनर तले लगातार बाबा साहब ने कार्य किया, स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि उसकी शुरुआत 1919 से हुई है। उससे पहले भी अस्पृश्य आंदोलन का काम चल रहा था। ये कोई आजकल की संस्था नहीं है।
बाबा साहब कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जितनी ही नहीं उससे भी पुरानी संस्था है। कहा जा सकता है कि मिस्टर गांधी से वर्तमान पार्टी की शुरुआत हुई, कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई। साल भी 1919 ही था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसी साल से हमें कांग्रेस पार्टी का विरोध करना पड़ा। तब वर्तमान पार्टी का विरोध करना ही हमारा काम तय हुआ था। उन्हीं के कारण हमारे अधिकारों पर गाज गिर रही थी। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर यहाँ पे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का विरोध तय करना हुआ था हमारा काम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, क्योंकि उस समय जो हमारे अर्थात अस्पृश्य समाज पर जो अधिकारों की गाज गिर रही थी, अधिकारों को छीना जा रहा था, वो इसी के द्वारा छीना जा रहा था। इस वजह से उनका ही विरोध करना तय हुआ था रणनीतिक रूप से। तब से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन टिका हुआ है, यानी कि 1919 से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पत्थर का लेकिन मजबूत किला है। वर्तमान पार्टी का किला पैसों पर खड़ा है। वर्तमान पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक फंड और गुजराती बंधुओं की थैलियों की मदद पर यह किला खड़ा है। बाबा साहब कहते हैं कि दो किले यहाँ पर खड़े हैं, एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का और दूसरा वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी का। बाबा साहब आगे कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो किला है वो अस्पृश्य जनता की भावनाओं पर खड़ा है, फीलिंग्स पर खड़ा है, इमोशंस पर खड़ा है। मेरी इच्छा ये है कि ये किला टूटना नहीं चाहिए। 2 किलों की बात बाबा साहब ने की आपके सामने। पिछले 10 सालों से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर मेरा ध्यान नहीं रहा। 10 साल की इस गैर हाजिरी में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बहुत अधिक मतभेद निर्माण हुए हैं। इससे पूर्व इस तरह के मतभेद नहीं थे। हर आदमी द्वारा फंड सिस्टम में गुटबाजी की जा रही है और हर एक ने अपने अपने छोटे गुट बना लिए हैं। हर गुट दूसरे का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लोग अभी राजनीति में मजे नहीं हैं। राजनीति क्या है ये वे ठीक ढंग से नहीं जानते। हमारे समाज में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं, वे तुरंत खत्म भी नहीं होते हैं। मतभेदों के पेड़ उनके पेटों में बढ़ने लगते हैं, उनके मतभेद उनके बच्चों के पेट में भी बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार मतभेद बढ़ते ही जाते हैं। हम लोगों में ये गुण धर्म बड़े पैमाने पर हैं। कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी में भी मतभेद हैं, साथ ही उनके पास कुछ अच्छे गुण भी हैं। ये अनुभव के कारण कहना पड़ता है। उनका एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि बहुमत द्वारा जो बात तय होती है उसे वे मानते हैं। उस बात के विरोधी भी फिर उस बात का समर्थन करने लगते हैं। राजनीति में ये गुण बहुत आवश्यक है। मेरी राय में अगर काम चल निकले तो ही मैं संस्था में रहूँगा। ये मानसिकता बहुत बुरी है। हम करें सो कायदा, बाद बाकी बेकायदा वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए। संस्था में बड़ा कौन? डॉक्टर अंबेडकर के बाद कौन? आदि जो मतभेद हैं बहुत बढ़ चुके हैं। दलित फेडरेशन की सभाएं नहीं होती, इलेक्शन नहीं होते, आदि बातें हमेशा कार्यकर्ताओं से सुनता रहता हूं। ये सब सच होने के बावजूद क्या उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा है? इस बात के लिए ज़रूरी पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए परिषद का आयोजन करना, इलेक्शन करना हमारे लिए संभव नहीं है। आयुष्मान भोले अगर हमें रुपया मुहैया कराएंगे तो साल भर में क्यों, हम हर 6 माह में परिषदों का आयोजन किया करेंगे। उसके लिए पैसे देकर भोले पुणे में बैठक बुलाएं। वर्तमान पार्टी जैसी संस्था के पास पैसा है, हमारे पास पैसों की कमी है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। हमें अपने हक हासिल करने हैं, यही हमारा पहला काम है। वे अगर हमारी झोली में नहीं आते हैं तो हम आलोचना करेंगे ही। बाबा साहब यहाँ पर देखिए किस तरह के प्रश्न बाबा साहब के समय, तत्कालीन समय उठाए जा रहे थे और किस तरह से उन प्रश्नों का सटीक जवाब बाबा साहब देते हैं। उस समय जो आंदोलन चला था बाबा साहब के नेतृत्व में, लोग वहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि बाबा साहब जो है सहयोग नहीं करते, कांग्रेस पार्टी का सहयोग नहीं करते, वर्तमान सरकार का सहयोग नहीं करते। इस तरह की भी बातें कह रहे हैं सभी लोग। सरकार की आलोचना ही नहीं करनी हो तो दलित फेडरेशन की आवश्यकता भी होगी क्या? सरकार क्या चीज़ है? भगवान भी अगर हमारे सामने आए तो भी हम उस पर टीका टिप्पणी करेंगे ही। जिन्हें ये बात पसंद नहीं है वे इत्मीनान से फेडरेशन छोड़कर जा सकते हैं। क्या हमने सरकार से सहयोग नहीं किया? बाबा साहब का ये 1954 का भाषण आप सभी के समक्ष है।
और बाबा साहब कहते हैं कि हमने सहयोग नहीं किया। मैं क्या 4 सालों तक उनके साथ नहीं था। हम समय समय पर उन्हें सहयोग देते आए हैं। सरकार अगर हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है तो हम हमेशा उसकी आलोचना करते रहेंगे। हम क्यों चुप रहे हैं? लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आक्रोश व्यक्त नहीं करता। अगला प्रश्न, बाबा साहब के नेतृत्व में हो रहा आंदोलन, बढ़ रहा आंदोलन समाज के हित में था, लेकिन बावजूद देखिए प्रश्न किस तरह के बाबा साहब के समझ आ रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, लोग कहते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आक्रोश व्यक्त नहीं करता। हमला यानी क्या? आक्रोश व्यक्त की राजनीति क्या हम निभा पाएंगे? हमने अगर आक्रोश व्यक्त किया तो उससे आपको ही दिक्कतें आने वाली हैं। बाबा साहब कहते हैं हम अगर आक्रोश व्यक्त करेंगे, हम कारागार में जाकर बैठेंगे तो लोग आपको ही परेशान करते रहेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जेल जाने के बाद, कारागार जाने के बाद लोग क्या कहेंगे आपसे? अंबेडकर की सहायता करते हो बच्चों, तुम्हें देख लेंगे, कहकर आपको परेशान करने लगेंगे। इससे बेहतर है कि आप कष्ट करें। कष्ट करना मेरा तो धर्म ही है। मुझे अभी तक आराम नहीं मिला है और मैं आराम करता भी नहीं। दूसरी बात यह कि अपना मन साफ होना चाहिए, उससे आपसी मतभेद खत्म होते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में प्रमुख विवाद इस बात को लेकर है कि अंबेडकर के बाद कौन। मैं इसका मतलब ही समझ नहीं पाया। मेरे मरने से पहले ही यह विवाद पैदा हुआ है, इसलिए मेरे सामने अब यह सवाल पैदा हुआ है कि मुझे जल्दी ही मर जाना चाहिए कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। यह विवाद तो मिटाना ही होगा। मैंने इसका एक इलाज ढूंढ निकाला है। बाबा साहब जिस समय नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ रहे थे, उस समय यह प्रश्न आया। सोचिए माननीय साथियों, हम लोग तरस रहे हैं कि बाबा साहब जैसा नेतृत्वकर्ता मिले हमें। हम जीवन पर्यंत ऐसे नेतृत्वकर्ता को सिर आंखों पर रखेंगे। लेकिन जिस समय बाबा साहब कार्य कर रहे थे, आप सोचिए, बाबा साहब के समक्ष प्रश्न पैदा हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद कौन नेतृत्वकर्ता बनेगा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का। बाबा साहब ने कहा कि हम समाधान देते हैं। इस विवाद को मिटाने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेताओं और सदस्यों के चुनाव होने चाहिए, तभी ये विवाद मिटेगा। लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र को देने वाले अगर कोई थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संगठन में समस्या खड़ी हुई तो बाबा साहब ने हिटलर शाही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। चुनाव होगा और चुनाव के माध्यम से बहुमत से पारित होगा, बहुमत से नेता बनेगा, जो भी बनेगा। तभी ये विवाद मिटेगा। जो काम करता है वही सच्चा नेता होता है। सच्चा नेता कौन है ये लोग जानते हैं। इस पद्धति पर अमल करने के लिए हमें 4 आने का चंदा नहीं चाहिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में पैसा खाने की मनोवृत्ति बहुत पनपी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरह हमें 4 आने का बंधन नहीं चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि हर अस्पृश्य समाज का स्त्री, पुरुष, बच्चा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सदस्य है। वो कहे या न कहे, हम ऐसा ही मानते हैं। इस प्रकार हर गांव के लोग अपने गांव से 5 लोगों को चुने। इस प्रकार तभी सभी तहसील के गांव के 5 के हिसाब से लोग अपने अध्यक्ष, सचिव आदि का चुनाव करें। इससे शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। ये चुनाव सब पर लागू रहेगा। जितना पैसा इकट्ठा होगा उसे बैंक में रखा जाएगा। लोगों के लिए जो कष्ट उठाते हैं वही नेता बनते हैं। लोग ये बात जान जाते हैं, इसलिए काम करना होगा। मैं अब राजनीति से बाहर निकलने वाला हूँ। मैं अब केवल सलाह मशविरा देने वाला हूँ। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं भले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाहर निकला, तब भी फेडरेशन को जिंदा रखना होगा।
ये नहीं समझना कि इलेक्शन में आपका पूंछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम इलेक्शन जीत ही लेंगे। कि दुबई मेरा दोस्त था, वह वर्तमान पार्टी का प्राण था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अप्राण हो गई है। उनकी ही तरह जवाहरलाल नेहरू भी वर्तमान पार्टी के प्राण हैं। उनके बाद कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं, जनता आपके ही पीछे आने वाली है। बाकी लोगों के घर टूटे तो भी अपनी कुटिया साबुत रखिए। बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मान लीजिए कमजोर हो जाए तो भी आपको अपना संगठन, अपनी कुटिया का मतलब अपना संगठन मजबूत रखना है। लोग आपकी कुटिया में ही आश्रय पाने के लिए आएंगे। आपकी कुटिया अगर बनी रही तभी आपकी जय होगी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का किला अस्पृश्य जनता की भावनाओं के बल पर खड़ा है, उसे टूटने नहीं देना चाहिए। ये समाज ब्राह्मणेतर दलों के साथ सहयोग कर रहा था। हम ज्योतिबा के शिष्य हैं, उनसे हमने सहयोग किया, लेकिन आगे चलकर ये समाज कांग्रेस पार्टी से जाकर मिला। उसके बाद उनकी मति भ्रष्ट हुई। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें दूसरों से संबंध रखना होगा। किससे संबंध रखने हैं ये मैं बाद में बताने वाला हूं। जो लोग हमारा भला करेंगे वे हमारे मित्र होंगे। राजनीति में झगड़े होते हैं, उन्हें भूल जाने की आदत डालनी चाहिए, वरना इन झगड़ों के पेड़ मन में उगते हैं। इस प्रकार की मानसिकता अच्छी नहीं है। मेरा हृदय साफ है। मेरे भी लोगों से मतभेद होते हैं, लेकिन मैं जल्दी उन्हें भूल जाता हूं। मनुष्य का मन फूल की तरह साफ होना चाहिए। मारवाड़ी की मूछ की तरह हमें अपनी नीति रखनी होगी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी ऊपर तो कभी नीचे, इस प्रकार मारवाड़ी की मूछ की स्थिति होती है। उसी प्रकार हमें नीति बनानी होगी। इस बात को ध्यान में रखें। हमेशा टेढ़ी बात करना या किसी को बार बार दुख पहुंचाना राजनीति में नहीं चल सकता। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। सामान्य साथियों, बाबा साहब का यह शानदार स्पीच आपने देखा, सुना, समझा। संगठन चलाते वक्त बाबा साहब के सामने भी किस तरह के प्रश्न, किस तरह की समस्याएं आई और किस तरह से टैकल किया समस्याओं को बाबा साहब ने। हमें यहां से बड़ी सीख मिलती है। साथ ही साथ सामान्य साथी, यहां पर हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की ओर बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन आईडासा के माध्यम से बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा को पूरा किया जा रहा है, वैचारिकी सेंटर बनाने का, जो कि 14,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदारी हो चुकी है। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस समय उसका कार्य निर्माणाधीन है। और ऐसा वैचारिकी सेंटर बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा वैचारिकी सेंटर भारत देश के अंदर होना चाहिए, जहां पर अस्पृश्य समाज, बहुजन समाज के लोग एकत्र हों, रणनीति बनाएं और पूरे देश में हो रहे शोषण, अत्याचार, जो अस्पृश्यों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर ऐसी कार्ययोजना वहां से तैयार हो जिससे कि शोषण, अत्याचार रोका जा सके। ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। इसमें यदि आप सहयोग कर अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपके सामने ये दिया गया अकाउंट नंबर, IFC कोड, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति में आप अपना योगदान अवश्य कीजिए। इतिहास में नाम दर्ज होगा, शिलालेख पे आपका नाम दर्ज किया जाएगा और महत्वपूर्ण सेमिनार में या कार्यक्रमों में आपको सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम आपको बता दें कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली।
अब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश से दीजिए इजाज़त। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।